नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम 2023। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इसी वीडियो में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस में आएंगे 20 प्रश्न आएंगे, तो 20 के 20 प्रश्न इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न 1, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेजों ने भारतीयों पर गोली चलाई थी। प्रश्न 2, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो उत्तर है लाहौर 1929। यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। अगला प्रश्न है चौथा, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो आंसर है महात्मा गांधी जी का। आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919, यानी में लोगों को बोलने की आज़ादी को इस एक्ट के द्वारा छीना गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। एक अंग्रेज IS था जिसका नाम था A.O. होम, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न 8, भारत वापस आने पर गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ किया था? तो देखिए इसका उत्तर है चंपारण, जो बिहार में पड़ता 1917 में। ये किसानों का आंदोलन था जो नील की खेती के विरोध में था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है 11वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में चलाया गया था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1862 में। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 में बना। अगला प्रश्न है 14वां, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 1748 में लिखा गया था। अगला है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो प्रश्न है यह, इसका उत्तर है 1871 में। कब? 1871 में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है फ्रांस की क्रांति कब? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? भाई राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो फ्रांस में ही हुआ। ये क्रांति के कारण, जो 1789 में क्रांति हुई, इसी के कारण वहाँ क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय। उसके पहले क्या था? राजाओं का शासन रहता था। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखिए प्रश्न 18, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी। गणतंत्र माने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार।
अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से ही था। कहाँ से था? फ्रांस से। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? उत्तर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की। अगला प्रश्न आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, 1 मई 1707 में, 1 मई 1707 में। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन। भाई भारत में परिवहन का प्रमुख साधन आप जाने ही, रेल परिवहन, रेल ही है भारत में परिवहन का प्रमुख साधन। अगला प्रश्न आ रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके पहले वायु परिवहन क्या था? प्राइवेट हाथों में था, 1953 में किया गया। अब श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? प्रश्न 24, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका भारत के बाद यानी 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रचलित है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? उत्तर है 22। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, शिक्षा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? समवर्ती सूची में, यानी शिक्षा संविधान के किस अनुसूची में, यानी इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न 29, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ तो देखिए, उत्तर राज्य को सभी धर्मों को समान समझना, यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य में जितने धर्म हैं सभी को एक समान समझना। अगला प्रश्न है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में अन्य राज्यों की तुलना में यानी बच्चे मरते क्यों हैं? कहने का मतलब है केरल में शिक्षित लोग अधिक है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक लोग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक यानी प्रकृति से सीधे उत्पादन किया जाता है, भाई प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे गाय पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये क्या है? कृषि, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक हैं। विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र से। विनिर्माण यानी किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आ रहा है, भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। भाई कृषि का आप क्या करेंगे? कृषि का उत्पादन, जैसे गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, उसके बाद उसका परिवहन होता है और उसके बाद क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में उसका भंडारण किया जाता है भंडार गृह में, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? भाई दो देशों के मध्य होता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है। विदेशी व्यापार अन्य देशों के मध्य होता है, एक हमारा देश और अन्य देश होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। अगला प्रश्न आ रहा है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए उत्तर आपके सामने, विकसित देशों द्वारा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों के द्वारा शुरू किया गया। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। उस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न 38, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2005 में। मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे।
अगला है हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क तो भाई सोने का है, सोने पर हॉलमार्क लगा है तो शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न आ रहा है एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? स्टैंडर्ड साइन है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए? तो भाई खाद्य पदार्थों पे एक चिन्ह बना रहता है जिसे हम एग मार्क लिखा रहता है खाद्य पदार्थों के लिए, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं। ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है? भाई ये जानते हैं, सामानों पर, उत्पादित मशीनरी सामानों पर ISI ये लिखा है सर, तो समझ शुद्ध सामान है, धातुओं की जो बनी होती है, लोहा, ये सब। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो देख लीजिए 1986 में ही लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई देखिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में, और सबसे बड़ी मार अमेरिका पर पड़ा था। आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा मार, सबसे बड़ा घाटा किसको हुआ? अमेरिका को। 1929 में शुरू हुआ था। 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1785 में जो सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हुआ, एक क्रांति आ गई कपड़े में, तो उनका नाम था हारग्रीव्ज। ठीक है, हारग्रीव्ज। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? बहुत जनधन की हानि हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तो देखिए अगला प्रश्न जल्दी आ रहा है आपके सामने। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब है जो उपज है फसलों का कम होता है, उसका कारण अत्यधिक सिंचाई है। अगला है चट्टानें कैसी संसाधन है? जो चट्टानें होती कैसी संसाधन है? तो भाई देखिए अजैविक संसाधन, उसमें जीव नहीं रहता, तो अजैविक संसाधन है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ? तो प्रश्न है, तो उत्तर भी होगा 1992 में। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा? काली मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी को कहा जाता है, याद रखिएगा। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण भाई तो वनों का उन्मूलन। मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव, वन रहेंगे तो भूमि का कटान अधिक होगा। मृदा अपरदन रोकने का प्रमुख उपाय तो वही भाई वन लगाइए, वृक्षारोपण करिए। अगला प्रश्न आ रहा है किन्हीं दो राज्यों का नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है? तो बहुत आसान है, महाराष्ट्र एवं गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर आ गए आपके सामने। अगला प्रश्न है चीता भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? चीता भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो 1992 में चीता, हमारे टाइगर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? भाई वन संरक्षण। ठीक है, चिपको आंदोलन बहुगुणा साहब थे, उन्होंने जब पेड़ों का कटान तो चिपक जाते थे वन को बचाने के लिए, तो ये उसी से चिपको आंदोलन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? बाघ 1973 में। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र तो नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो 1986 से लागू हुआ। अब अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, तो देखिएगा अगला प्रश्न आ रहा है, जल्दी ही आएगा। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? भाई चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जूट कौन सा फसल है? जूट कौन सा फसल है? रेशेदार फसल है। ठीक है, इसमें रेशे होते हैं। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल? काली मिट्टी में उगाई जाने प्रमुख फसल है कपास, जिससे कपड़ा बनता है। अगला प्रश्न है भारत के किन्हीं दो
प्रमुख पेय फसलों के नाम। तो चाय और काफ़ी, ये भारत की 2 प्रमुख पेय फसल है, चाय पीने वाला। 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम। 2 परंपरागत, परंपराओं जो आता पहले से हमें प्रकृति से मिलता है, कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत है। अगला है मैग्नीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। मैग्नीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न आ रहा है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयले को ही काला सोना कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह देखिए, कोलकाता, पारादीप पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह। मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, कोच्चि केरल, मंगलौर कर्नाटक, ये पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो वे गुजरात राज्य में है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ रहा है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है, किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, माइका अंग्रेजी में कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो झरिया क्यों प्रसिद्ध है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोयला उत्पादन के लिए। तो ये 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार।